हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होगे, मजे में होगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो है पिछले लेक्चर्स के अंदर एक्सरसाइज नंबर 3.1 का लगभग 4 क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट कर लिए। 4 प्रश्न जो अपन ने थे वो पूरे पूरे कर लिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने उन प्रश्नों को वापस से समझा होगा, उन प्रश्नों को वापस से सॉल्व किया होगा, तो आप मेरी उम्मीद पर खरे उतरे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं बात करता हूं आगे इसी चैप्टर के साथ। तो देखिए, आगे अपने पास जो क्वेश्चंस आएगा वो हमारे पास निकल के आएगा 5वां क्वेश्चन। कौन सा निकल के आएगा? 5वां क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आता है, वो क्या है देखिए। 5वां क्वेश्चन हमारे पास निकल के आया कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। हमें कह रहा है कि एक आयताकार बाग है और उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितने अधिक है? 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इश्यू नहीं है। देखो, हमें कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें लंबाई पता करनी है तो हमें चौड़ाई पता होनी जरूरी है। तो यानी यहां पर कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर जितनी चौड़ाई होगी उससे 4 अधिक होगा, तो हाल ही में अपन चौड़ाई को मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? तो माना आयत की चौड़ाई x, तो माना आयत की चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई कितनी निकल जाएगी? लंबाई कितनी निकल जाएगी? चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई क्या निकल जाएगी हमारे पास? लंबाई यहां से निकल जाएगी, चौड़ाई से 4 अधिक बोला तो चौड़ाई x थी, उससे 4 अधिक बोला तो ये लो 4 अधिक कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 4 अधिक, तो चौड़ाई 4 अधिक होगी। फिर कह रहा है उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? आधा परिमाप। पूरा परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है ना, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो पूरा परिमाप होता है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? खाली लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यानी अर्ध परिमाप अपने को दे रखा है आयत का अर्ध परिमाप हमें कितना दे रखा है? अर्ध परिमाप दे रखा है, वो दे रखा है 36 मीटर। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर का 36 है। जैसे अब देखो, यहां पर लंबाई हमने क्या निकाले मानी थी? x प्लस 4, तो लंबाई की वैल्यू तो हमारे पास आ गई x प्लस 4 प्लस चौड़ाई हमने क्या मानी थी? x मानी थी, चौड़ाई आ गई x बराबर का बराबर 36 का 36। x और x को जोड़ूंगा तो 2x प्लस 4 का प्लस 4 बराबर 36 का 36। यहां तक समझ में आ गया? ये 2 प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 36 माइनस 4, यानी कि 2x बराबर 36 में से 4 गए तो 32। सॉरी 2x बराबर क्या हो जाएगा? 32। 2 गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास? x बराबर निकल के आ जाएगा 32/2 यानी कि 16। तो x की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 16 x की वैल्यू निकली, यानी आयत की चौड़ाई निकल गई। तो ये तो निकल कर आ गई हमारे पास चौड़ाई। क्या निकल के आ गई हमारे पास? चौड़ाई निकल कर आ गई। ऐसे कैसे लंबाई निकाल दो वापिस, तो लंबाई कैसे निकलेगी? लंबाई हमारे पास क्या थी? x प्लस 4 थी, तो लंबाई हो जाएगी x प्लस 4। x की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी निकल के आई हमारे पास? 16 निकल के आई, तो x की वैल्यू हो जाएगी 16। तो x की जगह लिख दो 16 प्लस 4 का प्लस 4, तो 16 और 4 को जोड़ोगे तो 20। तो लंबाई कितनी निकल के आ गई हमारे पास? 20। यानी चौड़ाई 16 निकल गई और लंबाई कितनी निकल के आ गई? 20 निकल के आ गई। तो ये तो बहुत इजी सिंपल सा जो प्रश्न था वो बहुत इजी तरीके से हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। एक रैखिक समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, ये दे रखा है।
दो चरों में एक ऐसा और रैखिक समीकरण लिखिए। अपने को एक रैखिक समीकरण और लिखना है। क्या कह रहा है? एक रैखिक समीकरण और लिखना है जिस ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि है इन, यानी जो ये तीन अपने को तरीके दे रखे, इन तीनों तरीके का होना चाहिए। तो तीनों तरीके का होना चाहिए कि यानी पहला कह रहा है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, यानी प्रतिच्छेद करती रेखाएं होने का मतलब क्या हो गया कि उसमें a1 a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 b2 के, ये चीजें। तो यानी b1 b2 बराबर नहीं होना चाहिए, हमें इसके समीकरण के संबंधित लिखना है तो कोई भी अपनी मन मर्जी से लिखना है। देखो यहां अपना ये प्रश्न जो है ऐसे परीक्षा के दृष्टि से नहीं है, ये प्रश्न ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है क्योंकि इसमें अपने को मन का आंसर है हमारा। लेकिन हमें तो बोला कि ऐसा कोई उदाहरण देख के बताओ, एक रैखिक समीकरण युग्म लिखिए, कोई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी आए जो आप लिख सकते हो, मेरी मर्जी आएगी मैं लिखूंगा, इसका कोई निश्चित आंसर नहीं है। तो देखो यहां पर मेरे को बोला, पहले बोला प्रतिच्छेद के लिए, तो प्रतिच्छेद के लिए मैं क्या लिख दूं भाई, प्रतिच्छेद में a1 अपॉन a2 b1 b2 के बराबर नहीं रखना है, तो मैं क्या करूं, इसमें डबल ले लूं, तो 2 का डबल ले लूं 4x, क्या ले लूं, लेकिन इसका डबल नहीं लेके डबल क्या आएगा 6 आएगा, 6 के अतिरिक्त कुछ भी ले लूं, कुछ भी ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 6 के अतिरिक्त मैंने जैसे मान लिया 5 ले लिया, तो 5y माइनस 8 का डबल मैंने 16 ले लिया बराबर 0। यह समीकरण अगर मैं लूंगा तो इसमें क्या होगा, a1 a2 की वैल्यू निकलेगी वो b1 b2 के बराबर नहीं आएगी, क्योंकि इसका डबल ये है तो इसमें भी डबल होना चाहिए, डबल नहीं है तो इसका मतलब b1 b2 की वैल्यू नहीं निकलेगी। ऐसे कैसे? दूसरी बार क्या कह रहा है, समांतर। क्या कह रहा है, समांतर बोल रहा है। समांतर में क्या होता है, a1 a2 और b1 b2 बराबर होता है, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं होता। तो सेम प्रोसेस, डबल डबल ले लो, और c1 में डबल नहीं लेना, उसके अतिरिक्त कुछ भी ले लेंगे। तो जैसे 2 का डबल 4x ले लिया, 3 का डबल 6y ले लिया, ये माइनस 8 का डबल 16 होता है, तो 16 को छोड़कर आप कुछ भी ले लो, मर्जी आए जो ले लो, आपकी मर्जी आनी चाहिए। तो 16 के अतिरिक्त मान लो मैंने 20 ले लिया, तो ये माइनस का 20 बराबर 0। तो ये हमारे पास जो समीकरण निकल के आया, इसमें अगर अपन देखेंगे तो हमारी रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। तीसरा कह रहे हैं रेखाएं समपाती हो। कैसी हो, रेखाएं समपाती हो। समपाती होने का मतलब क्या हो गया, तीनों ही बराबर होने चाहिए। तो तीनों ही बराबर होने चाहिए, तो तीनों में क्या ले लो, डबल 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 ले लो। तो तीनों ही डबल लोगे तो 2x का डबल हो जाएगा 4x, 3y का डबल हो जाएगा 6y, माइनस 8 का डबल हो जाएगा 16 बराबर 0। ये तीनों ही बराबर हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, तीनों ही बराबर हो जाएगी, a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी, और तीनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी तो रेखाएं कैसी हो जाएगी, समपाती हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ गए अपना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न देखो थोड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा इंपोर्टेंट है। ऐसे तो सारे प्रश्न इंपोर्टेंट ही होते हैं, लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये बार बार प्रश्न बनता है, कई बार बना है। तो देखो यहां क्या कह रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, एक समीकरण दे रखा है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचे। हमें इसका क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ का मेथड तो आपको आता है, ग्राफ कैसे बनाना है पहले मैंने आपको बताया कि मैं एक बार कोई चीज का होता है पूरा सारांश इसलिए बताता हूं ताकि हमें बार बार अटकना नहीं पड़े। तो ये आ गया 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचे। फिर कह रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी इनके द्वारा जो ग्राफ बनेगा उसमें एक तो x अक्ष यानी जो क्षैतिज रेखा है वो वाली, और जो इन त्रिभुजों की जो रेखाएं आएगी समीकरणों की उनसे एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज के निर्देशांक बताने, और फिर त्रिभुज का पटल को छायांकित करना है, जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित करना है। तो सबसे पहले तो ग्राफ विधि से हल कर लेते हैं। पहला समीकरण है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। सेकंड समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 को सरल कर देते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 में सरल करते हैं। तो समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। वही तरीका, एक बार x की वैल्यू 0 रख दो, एक बार y की वैल्यू 0 रख दो। तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो x बराबर 0 रखने पर 0 रखोगे तो देखो क्या आएगा, x की जगह 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 0 और 1 को जोड़ूंगा 1 माइनस वाई बराबर 0, ये माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y, तो y बराबर निकल के आ जाएगा 1।
y की वैल्यू 1 निकल के आ गई। दूसरी बार ऐसे कैसे, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, x का x माइनस का माइनस, y की जगह 0 प्लस 1 बराबर 0, x का x 0 और 1 को जोड़ूंगा तो 1, तो प्लस का 1 बराबर 0, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, -1। यानी हमारे पास दोनों वैल्यू निकल के आ गई। सारणी बना देते हैं इसकी, तो सारणी मैं यहां बना देता हूं इसकी, x, y। x की वैल्यू जब अपन ने x की वैल्यू 0 ली थी उस समय y की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी, तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1। फिर दूसरी बार जब y की वैल्यू 0 ली उस समय x की वैल्यू क्या आई, -1 आई, तो y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू आ गई -1। ये हमारे पास पहला समीकरण सॉल्व हो गया। ये देखो सबसे इजी मेथड है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये सबसे इजी मेथड है। ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाना सीखना है तो ये सबसे इजी मेथड है, ठीक है ना। बाकी ऐसे आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके स्कूल वाले हो सकते हैं, आपके कोचिंग टीचर्स हो सकते हैं, या कोई भी कैंडिडेट रह सकता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार चेंज कर सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। ग्राफ अपनी इच्छा अनुसार बनाया जा सकता है, लेकिन ये सबसे इजी मेथड होता है, ठीक है। तो ये समीकरण 1 की ग्राफ बन गया। फिर दूसरा समीकरण 2 को सरल करते हैं, तो ऐसे कैसे मैं समीकरण 2 को सरल करता हूं, तो समीकरण ले लेता हूं 2 में, समीकरण 2 में क्या आएगा, देखो समीकरण 2 हमारे पास क्या था, समीकरण 2 था 3x प्लस 2y माइनस 12, तो लिख देते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसमें पहले एक बार x की जगह 0 रख दो, तो लिख दो x बराबर 0 रखने पर, x की वैल्यू 0 रखोगे तो उस समय क्या आएगा, देखो 3 का तो 3, x की जगह 0, प्लस का प्लस, 2 का 2, y का y, -12 बराबर 0। 3 और 0 को गुणा किया, 0 प्लस 2y -12 बराबर 0। 0 और -12, 0 का कोई लेना देना नहीं, तो 2y -12 बराबर 0। ये माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणे से उधर जाएगा तो भाग में जाएगा तो 6, यानी y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 6। कि जिस समय x की वैल्यू 0 ली उस समय y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 6। ऐसे कैसे दूसरी बार y बराबर 0 रख दो, तो रख दो y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रख देते हैं, तो दूसरी बार रख देते हैं y बराबर 0 रखने पर। अब y बराबर 0 रखूंगा तो देखो क्या आएगा, समीकरण तो ये रहा, तो 3x प्लस का प्लस 2 का 2 और y की जगह 0 -12 बराबर 0। 3x का 3x, 2 को 0 से गुणा किया तो 0 -12 बराबर 0, ठीक है। 3x का 3x माइनस का 12 है जैसे जैसे बराबर 0, ये माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12, 3 गुणे से भाग में जाएगा तो 12/3, यानी कि क्या आ जाएगा, 4। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास 4। तो सारणी बना दो यहां से x y, जिस समय x की वैल्यू 0 रखी उस समय y की वैल्यू क्या आई थी, 6 आई थी, तो ये 6। जिस समय y की वैल्यू 0 रखी उस समय x की वैल्यू क्या आई थी, 4 आई थी, तो ये 4। सारणी तैयार होगी, रेडी हो गई हमारे पास सारणी। अब सारणी तैयार होगी तो अपने को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो आ जाओ ग्राफ की ओर चलते हैं। ग्राफ में ज्यादा से ज्यादा इसमें 6 चाहिए, इसमें तो 1 ही चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा 6 तक चाहिए, वो भी किस में चाहिए, 6 y में चाहिए। तो y में 6 चाहिए, तो देखो देख लो y में 6 खाने हैं क्या, 1 2 3 4 5 और 6 खाने हैं। चलो अपना काम चल जाएगा, एक एक का ले लेते हैं। तो एक का लूंगा तो सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे कैसे, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6 हो गए यहां तक।
अब देखो सारणी के अनुसार अपन ग्राफ के अंदर लाइनें खींच देते हैं। तो सारणी में सबसे पहले था 0,1। 0,1 का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 0, y पे 1 लेना है तो y पे 1 ले लो। y पे 1 कहाँ है, देखो y ये वाला, इसके ऊपर 1, तो ये 1, ये हो गया 1। तो फिर दूसरा अपने पास क्या था, दूसरी बार क्या था, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, तो -1 और 0, तो x के ऊपर -1, सॉरी x के ऊपर -1, x ये वाली रेखा है, इसके ऊपर -1 कहाँ है, यहाँ है, तो ये हो गया। इन दोनों को मिला दो, चलो लाओ रूलर और मिला देते हैं। ये रही हमारा रूलर, और इसको लाओ और मिला दो। ठीक है, इसको मिला देते हैं, थोड़ी लाइन को लंबी खींच देते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ एक त्रिभुज बनने वाला है। ठीक है, तो ये जो रेखा बन गई हमारे पास, ये बन गई हमारे पास एक रेखा। फिर दूसरी सारणी क्या थी, दूसरी सारणी से बनाओ 0,6, यानी x का निर्देशांक 0, y का निर्देशांक 6, तो y पर 6 देखो कहाँ है, y पर 6 ये रहा, तो ये y पर 6 है, तो ये बिंदु मिल गया y पर 6। फिर दूसरा बिंदु क्या था, 4,0, यानी x की वैल्यू 4 थी, y की वैल्यू 0 थी, कोई लेना देना नहीं, x की वैल्यू 4 है, तो x पर 4 कहाँ है, यहाँ रहा 4, इसको मिला दो, तो इन दोनों रेखाओं को मिला दो, तो मिला दो इन दोनों रेखाओं को, लाओ भाई रूलर और मिलाओ इनको भी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है। ये हो गए लगभग फिट। अब यहां से यहां लाइन खींच देते हैं, हो गई है। अब देखो ये लाइन बन गई, तो अपन इस लाइन को बना देते हैं। अब ये जो लाइन बनी हमारे पास, थोड़ा सा यहाँ हल्का सा टेढ़ा है, आप थोड़ा सा ध्यान दे देना। ठीक है, तो यानी यहाँ एक बिंदु हमें मिला है, यहाँ पर एक बिंदु मिला, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर, और ये एक्स एक्सिस ये जो बना, ये बीच में हमारे पास त्रिभुज बन गया। तो इस त्रिभुज के निर्देशांक क्या हो गए, देखो यहाँ तो हो गए 2,3, x का निर्देशांक 2 है, y का निर्देशांक 3 है, तो 2,3, एक तो निर्देशांक आ गया 2,3। ऐसे कैसे, ये निर्देशांक तो क्या था, अपने को पहले से ही पता था -1,0, और ये भी अपने को पहले से पता था 4,0। बाकी के निर्देशांक भी निर्देशित कर देता हूँ 0,6, और ये हो जाएगा 0,1। ठीक है, तो यानी हमारे पास ये त्रिभुज ये बना, यहाँ पर एक त्रिभुज बना, देखो एक्स अक्ष ये वाली थी, अपने को ये बोला हुआ था कि एक्स अक्ष और उन रेखाओं के द्वारा, तो एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, और एक्स अक्ष ये, इनके द्वारा ये त्रिभुज बना। तो इस त्रिभुज के निर्देशांक करने हैं अपने को, और इसको छायांकित करना है, तो इसके अंदर कलर भर दो। छायांकित करने का बोला तो लो जी, अपन इसके अंदर कलर भर देते हैं। मैं इसके अंदर ये कलर भर देता हूं, यहां से लो, ये बिंदु नहीं छुपा रहा हूं भाई, मैं बिंदु रख रहा हूं। आप बिंदुओं के ऊपर कलर भर, आप तो पेंसिल से भर दोगे बढ़िया अच्छे से। तो लो जी, ये मेरा कलर हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा छायांकित। ठीक है, ये छायांकित हो गया मेरा त्रिभुज। अब देखो यहां पर अपने को पैमाना लिखना है सबसे पहले, तो सबसे पहले तो मैं पैमाना लिख देता हूं। पैमाना लिख दो, अपन लोग जो है पैमाना लिख देते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा पैमाना, सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे पहले आ जाएगा हमारा पैमाना। पैमाना लोगे तो पैमाना क्या आ जाएगा, एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर। एक्स अक्ष पर क्या है, 1 सेंटीमीटर पर 1 लिया, वाई पे भी 1 सेंटीमीटर पर 1 लिया, तो 1 सेंटीमीटर बराबर
1 इकाई और y पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। हो गया यहां तक समझ में क्लियर। ये बन गया x एक्सिस और y एक्सिस पे पैमाना लिख दिया, रेखाओं के बिंदु हो गए, लेकिन समीकरण नहीं लिखे। तो पहले समीकरण लिखो अपन। समीकरण, पहला समीकरण हमारे पास जो ये 0,1 वाला था, उसका समीकरण था हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1। तो ये वाला था, ये वाली, तो ये था x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। एक तो ये समीकरण था। दूसरी रेखा का समीकरण क्या था, ये रहा समीकरण नंबर 2, ये रहा 3x प्लस 2y माइनस 12। तो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये दोनों समीकरण लिख दिए, ये हो गए। अब बिंदु त्रिभुज के निर्देशांक लिखना है, तो पीछे लिख देते हैं, जगह खाली हो तो है अपने पास। तो लिख दो त्रिभुज के निर्देशांक। क्या लिख दो, त्रिभुज के निर्देशांक। त्रिभुज के निर्देशांक कौन कौन से है भाई? सबसे पहले तो अपने पास ये वाला है, 1 मिनट सॉरी, सबसे पहले तो ये वाला है अपने पास -1,0, तो -1,0। फिर दूसरा अपने पास है वो है 4,0, तो 4,0। और तीसरा निर्देशांक है हमारे पास, वो अभी अपन ने निकाला 2,3, तो ये हो जाएगा 2,3। तो ये निर्देशांक त्रिभुज के निर्देशांक हो गए। तो यहां तक क्लियर अपन ने समझ लिया। ये भी हमारे पास त्रिभुज जो था बना, उसको छायांकित कर दिया। तो हमारा प्रश्न यही था कि भाई जो भी निर्देश समीकरण है, उस समीकरण को पहले तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ग्राफ बनाइए, फिर एक्स एक्सेस यानी ये वाले एक्सेस और रेखाओं के द्वारा बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक लिखिए। तो अपन ने निर्देशांक लिख दिए, त्रिभुज को छायांकित करने का बोला तो अपन ने छायांकित कर दिया। तो यहां तक जो अपन ने सीखा वो पूरा हमारा ग्राफीय मेथड था। ग्राफ के बारे में अपन ने सीखा, पूरा सीख लिया, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ग्राफ पूरा अच्छे से आने लग गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। कल जो अगला एक्सरसाइज लेंगे अपन 3.2, उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन विधि को पढ़ेंगे। और प्रतिस्थापन विधि बहुत मजेदार विधि है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार समझ लो, फिर आपको ऑटोमेटिक चलते रहना है, ठीक है। तो यानी यहां तक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।